वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 504 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एक बार फिर से इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर ही। ठीक है, तो इससे पहले जो टेस्ट था वो भी पॉलिटी का था, ये भी पॉलिटी है। पॉलिटी थोड़ी पीछे चल रही है, ठीक है, और रिवीजन कम से कम उसका 2-3 बार कराना है। एक एक टॉपिक से कई कई बार प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है उस राज्य के भीतर? राज्य विधानसभा का विघटन हो गया हो, और राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। बताइए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, बताना है। ठीक है, तो वो है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। ठीक है, अगर राज्य की मंत्रिपरिषद ही हट गई तो सरकार कौन चलाएगा? ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब ये बोल रहा है कि नहीं है, कि कौन सी चीज़ से मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा वहाँ पर। तो राज्य विधानसभा का विघटन हो गया तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, स्थानीय निकायों का विघटन हो गया तो हो जाए, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा तो जब राज्य की मंत्रिपरिषद ही नहीं रहेगी। तो इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की, ठीक है, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यों में लगता है, आपको पता होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। ठीक है, और भंग हो गई है, ठीक है, तब भी अपने हाथों में ले लेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है राज्य में जो रहता है वो राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए कौन बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। बताइए कौन सा है वो आर्टिकल? आर्टिकल 359 बी। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन हुआ था एक 1978 में। उसके पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है। क्या है 19 में? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और क्लॉज बनाकर 5-6 जो है उसमें आर्टिकल हैं। ठीक है, मतलब आपके राइट्स हैं, सब चले जाते हैं वो युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये तो बोनस नंबर होता है अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो। ठीक है, एग्जाम में गवर्नर, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की जाती है, और इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, मतलब ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक हुआ ही नहीं है? अनुच्छेद 60 का, 352 का, 356 का या 360 का? देखिए, इसमें है वित्त आपातकाल नहीं लगा अभी तक भारत में, और ना लगे ऊपर वाले की दया से। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्त आपात से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक भारत में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि
नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष में एक बार बढ़ाई जा सकती है, मतलब केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। क्या होगा इसका उत्तर? पहला तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होगा क्या? दूसरा भी नहीं है। तीसरा सही लग रहा है, उससे कहीं अधिक सही है डी। डी होगा, डी। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि संविधान के अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो है बढ़ा सकेगी, मतलब ऐसा लिखा है उसमें, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसलिए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए? बताइए। देखिए अधिकतम भी लिख रहा है वहाँ पर, मैक्सिमम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम, अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, डी। तो देखिए यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर, ठीक है, 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक जो है रह सकती है। तो उत्तर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए? ऐसा समर्थन इन्होंने दिया था, और क्या नाम है इनका? बताइए। PN भगवती या हिदायतुल्लाह या चंद्रचूड़ या HR खन्ना? यहाँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नाम है PN भगवती के। PIL कब आया? ठीक है, जब PIL भारत में आया उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? इस तरह का प्रश्न बनता रहता है। उसका उत्तर है न्यायमूर्ति या न्यायाधीश PN भगवती, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो इसमें जो 1/3 न्यायाधीश होंगे वो उत्तराखंड से होंगे, ठीक है, या और कोई दूसरा जो पड़ोसी स्टेट है या कोई और स्टेट है उससे होंगे। ऐसी सिफारिश की थी किसने? न्यायाधीश HR खन्ना ने। तो देखिए 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीकों में उपबंध 5 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने की सिफारिश इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जब किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, या राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के, या इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों से। देखिए वहाँ अगर हाई कोर्ट लिख रहा है, वहाँ उच्च न्यायालय लिख रहा है, मैं हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ मुख्य न्यायाधीश लिख रहा है, मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, तो एक ही बात है, सभी को पता होगा, ठीक है। बोलने समझाने का तरीका है। क्या है उत्तर इसका? बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा? देखिए ए होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। पहला वह न्यायिक कार्य करता है, दूसरा वह प्रशासनिक हैसियत से काम करता है। प्रशासनिक हैसियत से काम करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करेगा, अधीक्षण करेगा, प्रशासन एवं नियंत्रण करेगा, ठीक है। इन कार्यों में अव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिट अधिकारिता में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? बताइए। डिस्ट्रिक्ट जज किस में है? अनुच्छेद 233 में। तो भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है? या अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कई बार बताया था, याद करने का तरीका भी इसको बताया था। जैसे कि अंडमान इधर है, लक्षद्वीप इधर है, तो इधर ही किसी के अंडर में होगा।
अंडमान है तो इधर ही किसी के अंडर में होगा, ठीक है, या तो वो कलकत्ता के अंडर में होगा या फिर मद्रास के अंडर में होगा। इधर का कोई देता है तो उसको पहले एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो कोच्चि इस साइड है पश्चिम की तरफ, इसको हटा दीजिए, ठीक है। उतना उधर क्यों जाएगा असम की तरफ, यहाँ से कलकत्ता पास में है तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है या क्षेत्राधिकार है, और इसकी जो सर्किट बेंच है ना वो पोर्ट ब्लेयर में है। नंबर 11 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु पता ही होगी आपको, और सुप्रीम कोर्ट की बता दीजिए साथ साथ। देखिए हाई कोर्ट की है 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट की है 65 वर्ष, न्यूनतम कुछ नहीं रहती इसमें। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, और संविधान के अनुच्छेद 217 में इसका प्रावधान है, ठीक है। 15वें संविधान संशोधन 1963, उस समय 60 थी लेकिन 1963 के बाद 62 कर दी गई बढ़ाकर। तो सुप्रीम कोर्ट की 62 थी, 65 कर दी गई। 12वां प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता, ठीक है, अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं, और लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरी को मत मिलाना, आप संघ राज्य क्षेत्र को नहीं मिलाना है। तो कितनी हो जाएगी संख्या, 3 4 4, तो यूनियन टेरिटरी को मिला के होगी 3 हो जाएगी इस तरह से। तो देखिए संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बम्बई हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ में एक से अधिक, पंजाब हरियाणा हो गए, बॉम्बे में महाराष्ट्र और गोवा हो गए, गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, बाकी प्रयागराज में तो केवल उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। कलकत्ता में खुद कलकत्ता हो गया, मतलब वेस्ट बंगाल हो गया, और दूसरा अंडमान निकोबार, इसने छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में आते हैं, बताइए। कई बार बताया होगा आप तो। 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट में, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। मूल अधिकारों का संरक्षण, तो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत जो है रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है, कई बार बताया। इसके तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार के रिट निकाले जा सकते हैं, उनकी संख्या 5 है, इनके नाम भी याद रखिएगा। एक रिट है वंदे प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, एक है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो जरा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, मतलब जो ऊपर दिया था ना, रिट जारी करता है, लेख का मतलब रिट, ठीक है, एक ही बात है, तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार प्रक्षया या वंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है, हम आदेश देते हैं। ये वंदी प्रत्यक्षीकरण भी बहुत पूछते हैं, हॉबिस कॉर्पस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, मतलब इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्य को करने या अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारियों को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने में, ठीक है, इनकार या उपेक्षा करता है। परमादेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसमें एक ट्रिक सा है कुछ, ठीक है, जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते और उनकी पेंशन सहित भारत की संचित निधि से जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं, लेकिन इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछी है और गलत भी हुआ है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जाते हैं राज्य की संचित निधि से।
तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्य की संचित निधि या समेकित निधि जो भी उसको बोलते हैं वहाँ से जाते हैं। किंतु संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत जो इनकी पेंशन है ना, वो जाती है भारत की संचित निधि से। याद रखना है चीज़। और सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है। इनमें क्या है, वेतन भत्ते तो जाते हैं राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन इनकी सेंट्रल से जाती है, भारत की संचित निधि से। तो ये 15 प्रश्न थे एम लक्ष्मीकांत राज्य व्यवस्था से। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।